हाँ, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ाया था? अतिसंयोजन की शर्तें। हम लोगों ने अच्छा शर्तें देखी थी, कंडीशन। तो मैंने ये बताया था कि अल्फा कार्बन पर एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का होना अनिवार्य है। अगर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड अल्फा कार्बन पर नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन संभव नहीं है। इसको लिखा भी दिए थे ना। हाँ, अब देखिए हमने पी ऑर्बिटल की बात कही थी ना। एक अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड प्लस एडजेसेंट कार्बन पर एक पी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब ये पी ऑर्बिटल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण भी हो सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल के कारण हो सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के भी कारण हो सकता है। ठीक है ना। वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है, यानी फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। एल्कीन और एल्किल कार्बोकैटायन, एल्किल फ्री रेडिकल, नाइट्रो कंपाउंड, साइनाइड्स, जिनके पास भी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, सभी अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजन न कह लें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी हो सकता है, दायरा विस्तृत है बाद में। तो जिनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है सभी इस परिघटना को प्रदर्शित करते हैं। तो एक लाइन एल्कीन्स, अगला पॉइंट एल्कीन, एल्कीन, एल्किल हैलाइड, एल्किल कार्बोकैटायन, एल्किल फ्री रेडिकल, एल्किल फ्री रेडिकल, नाइट्रो कंपाउंड एंड साइनाइड्स, नाइट्रो कंपाउंड, एंड साइनाइड having alpha hydrogen show the phenomena of hyperconjugation. Hyperconjugation. सीट ज़्यादा उसके लिए पड़ेगा। हैं? जहाँ सीट ज़्यादा है हाँ। वहाँ के लिए पड़ेगी। ये भी है बच्चे, अब उस शॉर्ट टर्म में 2-3 महीने में हम निपटा लें, ऐसा भी आ रहा है। सर वनडे एग्जाम की तरह से। हाँ, वनडे एग्जाम की तरह। देखिए N2H, और वनडे एग्जाम की तरह आप प्रवक्ता की तैयारी नहीं कर सकते हैं। हाँ, वही बच्चों में वही चीज़ बच्चों में दिमाग में है। देखिए ये भी जो है क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करता है। उसके बाद साइनाइड्स, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। एल्कीन तो हमने अभी दिखाया ही, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करते हैं। ये भी
ये सभी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि सभी के पास अल्फा हाइड्रोजन है और पी ऑर्बिटल। यहाँ पर इसके पास नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड वाला पी ऑर्बिटल है, यहाँ पी ऑर्बिटल है, सबके पास पी ऑर्बिटल्स भी है। ठीक है ना। शर्तों के बाद क्या था, शर्तों को हम लोगों ने देख लिया। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर, हाँ, इसका महत्व क्या है, एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, यही है ना सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक स्पीशीज। हाँ, ऑर्गेनिक स्पीशीज में जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्केन, एल्कीन है, बेंज या हम कहें एल्कीन है, एल्काइन है, फ्री रेडिकल्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी में इसका क्या योगदान है ये देखते हैं। चूँकि एक पर्टिकुलर पूछा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी में, तो उसी में हम लोग बेटा देखते हैं। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सिग्निफिकेंस हाइपर कॉन्जुगेशन का। एक बच्चे का इंटरेस्ट एक तो इंक्वायरी में ही पता चलता है कि ये कंफ्यूज्ड है या पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। दूसरा, जैसे अगर पहले दिन आप किसी जगह ट्रायल लेने जा रहे हैं और आप बड़ा इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में, तो अगर आपको कहा गया है कि 8 बजे से क्लास होती है तो 10 मिनट पहले आप पहुंचेंगे। पहले दिन तो ज़रूर आदमी पहुंचता है, फिर उसके बाद 2-4 दिन के बाद जब जान जाता है तो क्लास आगे पीछे शुरू होती है, तो फिर भले उसी हिसाब से आए। और आप पहले दिन आपको जब ट्रायल लेना है, पहले दिन आप कोचिंग आ रहे हैं, 8 बजे की क्लास है और आप 9:15 बजे आ रहे हैं, तो इससे भी लगता है 9 बजे आ रहे हैं, इससे भी लगता है कि आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम तो इंक्वायरी में ही समझ जाते हैं, तो फिर बहुत समय नहीं देते बच्चे को बताने में, इन सब में अवॉइड करते हैं कि फालतू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी एल्कीन का देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखिए, 1-2 पॉइंट पहले समझ लेते हैं, फिर आते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज के जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स लिखे जा सकते हैं, उसकी उतनी ही अधिक स्टेबिलिटी होती है। ठीक है ना। तो और किसी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के, हाइपर कॉन्जुगेशन जितना। और दूसरा, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे स्ट्रांग है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार नहीं। जैसे कहाँ पर डिलोकलाइजेशन तेजी से हो रहा है, अब ये आइसोटोप वाली केस में हम लोग देखेंगे। आगे एक क्वेश्चन उसका है, इसलिए अभी उसको चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर अगले वाले में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर ऑर्गेनिक स्पीसीज डिपेंड्स ऑन द number of hyper conjugative structure, hyper conjugative structure, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसी स्पीसीज के होंगे, उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी। ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, greater will be
will be the stability of organic species. हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होंगे ऑर्गेनिक स्पीसीज की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखते हैं स्टेबिलिटी एल्कीन की देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे, और स्टेबिलिटी जो कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कार्बोनियम आयन का एग्जाम्पल के तौर पे पहला देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। हमने शुरू में लिखा दिया है हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा किसी भी ऑर्गेनिक स्पीशीज़ की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक एल्कीन ले रहे हैं, एक कार्बोनियम, ठीक है, या कार्बोकैटायन। अगर हम इसमें देखें, ऊपर सब मिटा दें, 2 3 एल्कीन लें, एक इसको ले, अगला अगला अब प्रश्नों की ट्रेंड ऐसा हो गया है कि बहुत शॉर्टकट पढ़ने से उद्धार नहीं है। एलटी का प्रश्न देख के ही अब ये तो कंफर्म है, आगे सारे क्वेश्चन इसी तरह के लगभग होंगे। और यदि फैक्ट याद करके चाहे परीक्षा क्वेश्चन याद करके परीक्षा पास कर लें तो अब संभव नहीं है। बच्चे कहते हैं कि सर जो अनसॉल्व है पूरा पढ़ लें, 10 साल का है, 1200-1300 सवाल है। अरे 1200-1300 सवाल में 50 नहीं फंसेगा। इस तरह, हाँ, इस तरह का, जैसे जीएस करंट का जीएस कहो कि क्वेश्चन देख लो, वही उसी से कोई आ जाएगा। फैक्ट वैक्ट नहीं, कंसेप्ट आप पढ़िए तभी उद्धार है। मेरा अपना जहाँ तक अवलोकन है, फैक्ट से नहीं कंसेप्ट से ही काम चलेगा। सर जो लैम्डा मैथ्स वाला क्वेश्चन आया था, हाँ हाँ, तो याद भी होना चाहिए। अब जैसे जो वैल्यूज हैं किसकी कितनी होती है, तो जो फैक्ट वो है फिक्स वैल्यू तो याद ही करना है, फार्मूले तो याद ही करना है, ठीक है। लेकिन अब फार्मूले का पूरा कंसेप्ट नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। फार्मूला याद हो, फार्मूले का मेरा बैकग्राउंड पता हो, है कि नहीं। अगर वही फार्मूला नहीं पूछा गया तो आप फंस जाएंगे। फार्मूले का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। यहाँ पर कितने 3 6 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन घट रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स घट रहे हैं, तो स्टेबिलिटी भी घटेगी। हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं कैसे बनती हैं, अल्फा हाइड्रोजन उसमें इन्वॉल्व होता है, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं बनेगी। उसी का योगदान होता है हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचना बनाने में ना।
तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन घटता है, स्टेबिलिटी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी घटेंगे, स्ट्रक्चर्स decreases, stability of alkene also decreases। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होता है उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है, वो चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन के माध्यम से, रेजोनेंस के माध्यम से, जैसे भी जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। जैसे किसी शहर में आपका स्थायित्व उतने ज़्यादा होगा जितने आपके करीबी नात रिश्तेदार जानने पहचानने वाले उस शहर में हों ना, जितने आपके आने जाने वाले लोग होंगे उतने आपका स्थायित्व होगा। इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखेंगे तो 28.6 है और इसका 28.9 है किलो कैलोरी में। इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 28.6 किलो कैलोरी और इसका 28.9 किलो कैलोरी। तो जिसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब कि जब हम इस पाई बांड को तोड़ करके वहाँ दो हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो पाई बांड के टूटने से जो हीट निकल रही है उसी को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है ना। अब जिस बांड में हीट ज़्यादा होगी उसमें से ज़्यादा निकलेगा तोड़ने पर, जिसमें कम होगी उसमें से कम निकलेगा, है कि नहीं। तो अब जो है इसमें से ज़्यादा हीट निकली है 0.3 किलो कैलोरी इसकी तुलना में। इसका मतलब इस पाई बांड में एनर्जी ज़्यादा है और जिस बांड में एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। क्लियर है ना। तो कभी कभी एल्कीन्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने को देते हैं, कोई एल्कीन ABCD दे दिए, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दे दिए और कहे कि इनको स्टेबिलिटी के बढ़ते घटते क्रम में या कौन मोस्ट स्टेबल है व्यवस्थित करिए। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जिसका कम है, हम कभी कंफ्यूज ना हो कि यार इसमें ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है यही मोर स्टेबल है, इसमें से ज़्यादा हीट निकल रही यही मोर स्टेबल। ऐसा नहीं है, हीट ज़्यादा है उसमें तभी तो निकल रही है। तो हीट ज़्यादा जिसमें है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना। एनर्जी जो है वही हीट के रूप में बाहर निकल रही है, एनर्जी हीट ज़्यादा निकल रही है तो एनर्जी उसमें ज़्यादा है और ज़्यादा एनर्जी है तो स्टेबिलिटी कम होगी। अब एक एल्किल कार्बोनियम आयन का देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल मिटा दें। इतना लिख देंगे ना तो आपको हमें लगता है पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, नंबर कटने का कहीं कोई चांस नहीं। अगला देखते हैं दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोनियम आयन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोनियम आयन। एल्किल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी। इसमें देखिए अगर हम
ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जैसे जैसे इसका क्लियर है ना कैसे होता है डिलोकलाइजेशन, देख लीजिए एक का, जैसे अगर यहाँ इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, किसी तीनों में भी एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो होता क्या है, ऐसे बना दे हाइड्रोजन, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है डिलोकलाइज होकर के इसमें जाता है, पी ऑर्बिटल चाहिए डिलोकलाइजेशन के लिए, तो यहाँ पर रिक्त पी कक्षक है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस प्रकार से ये जो है अगला जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना, फिर ये टूट जाता है, फिर ये टूट जाता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन हमेशा आगे की तरफ डिस्प्लेस्ड रहते हैं। तो यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं यहाँ पर 9 बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ 6 और यहाँ 3, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर घट रहे हैं तो स्टेबिलिटी घट रही है, ठीक है ना। हाइपर अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है डिक्रीज कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको बताइए। तो ये एक जो दीर्घ उत्तरी था उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। ओके सर, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोकैटायन इन एक्सप्लेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल्स विद सुटेबल एग्जांपल। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ना, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगला प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन in explaining stability of किसका किसका, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन्स, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। तो हम लोगों ने एल्कीन और कार्बोकैटायन का एग्जाम्पल लेकर के यहाँ देख लिया ना। अब फिर रेडिकल्स का एक देख लेते हैं फिर, ठीक है ना। एल्कीन और कार्बोकैटायन का तो पिछले प्रश्न का ही हो गया। इसमें ये पीसीएस मेंस का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का नहीं लिए हैं, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन देख लीजिएगा, आज तक हाइपर कॉन्जुगेशन पे अगर आया हो तो टिक कर लीजिएगा, तो यहाँ करा देंगे ना। एक क्वेश्चन आसान आता है, बाद में टफ होते गए, बाद में टफ होते गए,
बाद में इधर टफ होता जा रहा है, सारे एग्जाम टफ होते जा रहे हैं। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कोई टिक करके दीजिए तो फिर अब हम ढूंढेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा ना। अब इस इधर पढ़ाना रोके तो ढूंढें, या तो हम पहले टिक करके लाएं। हाइपर कॉन्जुगेशन पे जो भी सवाल होंगे, वैसे 1-2 सालों में मुझे दिखा नहीं है, हमने लास्ट के कब तक का है ये 22 तक का है, तो मेरे पास शायद 2018 तक का है क्या, इधर बीच में देख लीजिए 18, 17, 16 में तो नहीं पूछा गया था, मैंने 2-3 साल का पलटा था लेकिन उसके बाद इधर का देखिए, अगर कोई पूछा गया हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन पे, तो उसको भी करा दें, मिटा दें क्योंकि यही सवाल इसी तरह के आपको आएंगे, एकदम एग्जैक्ट इसी तरह के आएंगे, बस सिलेबस के अनुसार सवाल होंगे। इसमें सिलेबस के अनुसार अलग अलग होंगे सवाल, लेकिन आएंगे सब इसी तरह के। हाँ हाँ, वो भी इसी तरह के आएगा। क्या जीआईसी लेक्चरर का एक साल तो हुआ है, पिछले साल तो कहाँ से मिलेगा पहली साल 22 में हुआ था उसको हमने 57 या 58 लेक्चर पढ़ाया था, वीडियो है इस पे आपके ऐप पे, और उसमें से काफ़ी कुछ फंस गए थे 2 महीने 2.5 महीने का टाइम ही मिला था, मिटा दें। तब 2 महीने का तो 57, 58, 60 क्लास होगा। अब उसी में से फंस जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब वो तो पिछली बार संयोग था, ये नहीं कहा जा सकता कि हमने पढ़ाया जो वही आ गया, ये कहिए कि संयोग ऐसा बन गया था बच्चों के ऊपर, ये कहा जाए ईश्वरीय कृपा थी कि जो 57, 58 या कुछ 60 ऐसे वीडियो पढ़ाए थे, और जितना पढ़ाया था उसी में से लगभग उनको सब मिल गया, उनके काम भर का। अगला देखते हैं अब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, देखिए फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी में भी हाइपर कॉन्जुगेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है इन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है देखिए, जैसे अगर हम एक लाइन लिख लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल्स। एल्किल फ्री रेडिकल्स, एल्किल फ्री रेडिकल्स के स्थायित्व में हाइपर कॉन्जुगेशन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नहीं मिला कोई ना? हाँ, हमने देखा था, अब इधर तो नहीं देखे, लेकिन हमने 18, 17, 16 ये 3 सालों में 17 तक नहीं आया सर, 22 से 17 तक नहीं आया है ना, तो उधर 17, 16 भी मैंने देखा था। तो 18 से 16 के बीच में 3 सालों में हाइपर कॉन्जुगेशन पे कोई डायरेक्ट सवाल नहीं था, लेकिन हम लोगों ने फिर भी जब नहीं मिला कोई 2-3 सालों में, तो हम 2-3 सवाल अपने से इसको बना के और इस टॉपिक को ख़त्म कर देना है। फिर अगला इंडक्टिव इफेक्ट है, उस पर भी एक कुछ चीज़ें टिप्पणी टाइप का आता है ना, इन पे अक्सर आता है सवाल, तो शॉर्ट नोट लिखने हो गया कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ऐसे 3-4 इस तरह के जो टूल्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन, जिनको हम यूज़ करते हैं किसी जैसे स्टेबिलिटी के निर्धारण में, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा ना, इन सब के लिए रिएक्टिविटी क्या होगी, इन सब को हम यूज़ करते हैं एक टूल्स के रूप में निर्धारित करने के लिए। तो इन पे शॉर्ट नोट्स टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट आएगा तो ये मानी चलिए कि एक शॉर्ट नोट में अगर 3 पे आपको लिखना है, तो आप
50-50, 40-40 शब्द का लिखेंगे तो 125-150 शब्द हो जाएगा। इन पे हमेशा शॉर्ट नोट वाले ही सवाल आते हैं। अगला देखिए, इसके पहले जो डिलोकलाइजेशन थे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में, वो जो है इलेक्ट्रॉन पेयर में जा रहे थे। सिग्मा बॉन्ड टूट रहा था, दोनों इलेक्ट्रॉन वैकेंट पी ऑर्बिटल में जा रहे थे। लेकिन अगर हम किसी मुक्त मूलक में वैकेंट जो पी ऑर्बिटल है उसको देखें तो रिक्त नहीं है, इसमें जो है वैकेंट नहीं है बल्कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। तो ये हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल नहीं है, हाफ फिल्ड न कि रिक्त है। ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल नहीं है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रॉन आप चाहें कि जोड़े में हो, ये जोड़े में इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाएं तो ऐसा सा पॉसिबल नहीं है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। इट डज नॉट रिसीव electrons in pair, यह रिसीव नहीं करता पेयर में इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। यह क्या करता है? कपलिंग करता है। यह कपलिंग कॉम्बिनेशन शो करता है और इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो एक लाइन लिखते हैं, ऊपर मिटा दें। फ्री रेडिकल्स डज नॉट या डू नॉट कंटेन वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। इनके पास रिक्त पी कक्षक नहीं होते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। इसलिए होते कैसे हैं? हाफ फील्ड। किंतु कैसे होते हैं? ब्रैकेट में हाफ फील्ड, ठीक है ना। वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं होते हैं बल्कि हाफ फील्ड होते हैं। ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से या अल्फा हाइड्रोजन वाला जो सिग्मा बॉन्ड है उससे इलेक्ट्रॉन पेयर में रिसीव नहीं कर पाएंगे। दे डू नॉट रिसीव इलेक्ट्रॉन पे डू नॉट रिसीव इलेक्ट्रॉन इन पेयर फ्रॉम अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर में प्राप्त नहीं करते। ये कपलिंग रिएक्शन करते हैं जिसमें होमोलाइसिस होती है सिग्मा बॉन्ड की। दे अंडरगो कपलिंग कॉम्बिनेशन, कपलिंग दे अंडरगो ये क्या करते हैं जो पी ऑर्बिटल्स हैं? कपलिंग। सिंगल इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, रिसीव सिंगल इलेक्ट्रॉन। दे अंडरगो कपलिंग, ये कपलिंग करते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं और इसमें क्या इन्वॉल्व है? होमोलाइसिस ऑफ इन्वॉल्विंग होमोलाइसिस
ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की होमोलाइसिस है, जबकि जितने जो सामान्य रिजोनेंस हैं उनमें हम ये पढ़ते हैं कि रिजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन पेयर में होता है, लेकिन यहाँ हमें कुछ अलग तरीके का परिघटना दिख रही है। होमोलाइसिस है बॉन्ड की, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है इस रिजोनेंस में। और नोट करिए इस पैराग्राफ को, फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए मिटाते हैं। सिग्मा बॉन्ड है ना? हाँ, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यहाँ पे इस बॉन्ड की होमोलाइसिस होती है। अगला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो हमें मिलता है अब इसको ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा जैसे उचित हो जाता है। ये ऑर्बिटल इससे के ऑर्बिटल्स ओवरलैप किया, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाता रहा। रिजोनेंस थ्योरी की बात करेंगे तो होमोलाइसिस यहाँ इन्वॉल्व है, तो पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन तो रिजोनेंस में पेयर में, रिजोनेंस थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हमेशा पेयर में होता है, यहाँ तो अनपेयर्ड है। तो आप जब ऑर्बिटल थ्योरी को लेंगे तो आप इसे और सरलता से एक्सप्लेन कर लेंगे। बना देते हैं उसको भी। रिजोनेंस थ्योरी इसको उतना बेहतर नहीं एक्सप्लेन करेगा जितना कि ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट घटता है, स्टेबिलिटी घटती है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट decreases, stability also decreases। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट घटता है और स्टेबिलिटी भी घटती है। हमारे कॉलेज की विशेषता है, जैसे बच्चे रोज़ पढ़ने नहीं आते, कम आते हैं, 10-15% की उपस्थिति रहती है, लेकिन जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन 10-20 तो जरूर दिखते हैं। और छुट्टी के दिन वो आते हैं जो कभी कॉलेज नहीं आते, वो छुट्टी के दिन आते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कॉलेज आज बंद है कि खुला है।
तो वो घूमते टहलते पूरा ड्रेस वर्दी पहने छुट्टी के दिन आ जाते हैं। तब उनको आने के बाद लगता है कि अच्छा आज छुट्टी है, अरे यार आज तो संडे है, कोई घर में भी नहीं बताया कि आज संडे कहाँ स्कूल जा रहे हो। क्योंकि वो कभी स्कूल जाते ही नहीं, तो उनको पता ही रहता है किस दिन स्कूल खुला होता है, किस दिन बंद होता है, किस दिन जाना है, कब छुट्टी है कब नहीं। ठीक है, मिटा दे। अब अगर हम ऑर्बिटल थ्योरी देखें, ऑर्बिटल थ्योरी अब यहाँ देखिए, ये इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है। जब ये ओवरलैपिंग करते हैं ना, इसको तोड़ दें हम, ऐसे हटा दें और इसको ओवरलैपिंग करा दें, ठीक है ना, ओवरलैपिंग हो गया दोनों ऑर्बिटल की, एक हाफ फिल पी ऑर्बिटल की और एक इधर। तो होता क्या है, अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसका जोड़ा बनाया था ना, अब ये इधर भी जाता रहता, इधर भी जाता रहता, ज़रूरत पड़ी तो इसका जोड़ा बना दिया, ज़रूरत पड़ी तो इसका जोड़ा बना दिया, दोनों का साथ देता है, ठीक है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ डिलोकलाइज होता रहता है, एक एक तो इनके अपने हैं, ये हमने इधर बना दिया। एक जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो हाइड्रोजन का था, दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में डिलोकलाइज होता रहता है और इस प्रकार से इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जैसे कई महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड यहाँ नौकरी कर रहे हैं, महिला यहाँ है, सास ससुर घर पे हैं, अब तबीयत ख़राब है तो बेचारी भाग के सास ससुर को संभालने जाती है गांव में, वहाँ उनको संभाली 10-5 दिन सही हुए तो फिर यहाँ आई, फिर वहाँ गई, वो दोनों तरफ दौड़ती रहती है क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में दोनों तरफ स्थायित्व कम है। इधर पति और बच्चे को खाना पीना मिलना समय से और सारा घर की देख रेख, उधर सास ससुर की सेवा, उनको भोजन पानी मिलना, अब वो दोनों तरफ डिलोकलाइज होती रहती है ना। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल में डिलोकलाइज जो है तो होता रहता है। तो एक लाइन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल थ्योरी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है दोनों ऑर्बिटल में डिलोकलाइज होता रहता है। एन इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज इन बोथ द, ये ऑर्बिटल ओवरलैप किए रहते हैं, ठीक है ना, ओवरलैप्ड सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ एडजेसेंट कार्बन, ठीक है ना। अगल बगल के कार्बन का ये सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, ओवरलैप कर जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दोनों की आवश्यकता अनुसार दोनों तरफ जाता रहता है। अब अगला क्या है भैया, लास्ट क्वेश्चन, इसको ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कम उचित लगता है रेजोनेंस वाला मॉडल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला। ऑर्बिटल थ्योरी, उसको नहीं बनाएंगे।
लिखेंगे, इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे सर? और ये ज़्यादा उचित लगता है ना, बनाइएगा दोनों बनाइएगा। उसमें मतलब होमोलाइसिस होगी, इसमें कपलिंग। हाँ, इसमें जो है कपलिंग होती है। बात वही है, दोनों में अलग अलग तरीके से कहा गया है। बस कारण यही है कि एक में हम अगली बात को भी उचित तरीके से कह लेते हैं, दूसरे में नहीं कह पाते हैं, घुमा के कह दी गई वही बात। अगला क्वेश्चन क्या भैया? Explain the isotope effect in hyperconjugation. हाँ, एक क्वेश्चन अगला लास्ट होगा ना, जी सर। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट पे आ जाएंगे। एक्सप्लेन द आइसोटोप इफेक्ट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, अगर शॉर्ट नोट्स आ गया लिखने को, राइट शॉर्ट नोट्स हाइपर कॉन्जुगेशन पे, आता है, जरूर आएगा। तो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं ना, उनके शॉर्ट नोट्स ही पूछे जाते हैं। तो आप इसमें अब शॉर्ट नोट्स है तो सारी बातें एक ही में छोटे में कह देनी है ना। तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन की शुरू में जो एक दो बातें लिखाई, डेफिनेशन क्या है, किसने दिया, क्या कहते हैं, कौन ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, ये उसके साथ साथ एक आप उसका एप्लीकेशन भी दे देंगे ना। यानी कि सारी बातें थोड़ा थोड़ा कह देनी है उसमें, ठीक है ना। शुरू वाली चीज़ें उसको आप जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो डिटेल दे दीजिएगा, और फिर कंडीशंस थोड़े में। अब उसमें केवल हाइपर कॉन्जुगेशन डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट नोट आ गया ना, तो सारे मैटर को समराइज करके छोटे में लिख देना है, ठीक है ना। बैठा था इसको नीचे। तो अब ये तो ख़त्म हो रहा है, तो इसका टेस्ट कब लिया जाए? है? तैयार करिए। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो कितना इन्वॉल्व होगा? एक तो संख्या जितनी ज़्यादा होगा उतना इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन संख्या बराबर होने पे भी कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, संख्या के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितनी सरलता से सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पाई ऑर्बिटल में जा रहा है ना। जितना फ्रीक्वेंट डिलोकलाइजेशन होगा उतना स्ट्रांग, एक तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एक स्ट्रेंथ हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रबलता, फ्रीक्वेंसी है कि नहीं। जैसे जिनके घर नज़दीक हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर, हमारे कई साथी हैं जिनके घर 40-45-35 किलोमीटर पे हैं, वो हर सैटरडे को घर जाते हैं, मंडे को सुबह आते हैं, हर सैटरडे को घर चले जाते हैं। अब पत्नी बच्चे को भले न ले जाए हर सैटरडे, एक दो सैटरडे छोड़ के ले जाए, लेकिन अपने हर सैटरडे घर चले जाते हैं, फिर मंडे को सुबह आते हैं। जिसका 50-100 किलोमीटर दूर है, जैसे हम लोग हैं महीने में एक बार, कभी कभी 2 महीने में एक बार, जिनका और दूर है 300-250 किलोमीटर, वो 4-6 महीने में एक बार जाते हैं ना। तो जितना वीक बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड जितना वीक होगा, उतने फ्रीक्वेंटली वह बॉन्ड टूटेगा और उतनी तीव्रता से हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट उतना ही प्रबल होगा। लेकिन फिजिक्स वाले सर छोड़ दिए क्लास, तो अब जो है आप लोग फिजिक्स पढ़िए, हम इनको पढ़ा दें, फिर कल करते हैं। कल का मतलब मंडे को, कल तैयार करके आइए, तो फिर इसको छोड़ के बाकी लिख के देख भी लिया जाता है मंडे को, ठीक है ना।